नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत कुछ खबरों से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर डालते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर संसद को लेकर सबसे पहले बात होगी, जहां पर दूसरा फेज जो है वो जारी है। आज दूसरे फेज का 12वां दिन है और इसी को लेकर आज कई बिल जो है वो पेश हो सकते हैं और इसी पर तमाम चर्चा जो है संसद में आज की जाएगी। दिल्ली विधानसभा की बात करें तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक पत्र लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है। विस्तार से बताएंगे कि उस पत्र में क्या कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल, इसके बाद बात की जाएगी बीजेपी नेता की हत्या, यानी कि झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हुई है उसके बाद विरोध में झारखंड को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं जो है वो की जाएंगी। संभल मामला की बात करें तो जामा मस्जिद के सदर की आज सुनवाई होनी है, उनकी जो हिरासत में है उनकी सुनवाई होनी है। उस पर भी विस्तार से आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर संभल से जुड़ा जो पूरा मामला है वो क्या है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, जहां पर 19 अप्रैल को कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर आ सकते हैं और ये प्रस्तावित दौरा जो है उनका 19 अप्रैल को देखना को मिलेगा, जहां पर कई योजनाओं का उद्घाटन वो कर सकते हैं। तो सारी नजर इसी पर रहने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे संसद को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि संसद के हवाले से अगर बात की जाए तो दूसरे फेज का 12वां दिन है और यहां पर दूसरा फेज जारी है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल जो है वो गृह मंत्री लाएंगे और इससे पहले कल आपको बता दें कि बैंकिंग कानून संशोधन बिल को मंजूर किया गया था। बिल्कुल, देखिए लगातार संसद का जो बजट सत्र है वो चल रहा है और बजट सत्र का जो दूसरा फेज 12वां दिन आज और 12वां दिन भी कई मायनों में महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज कई सारे बिल पेश किए जा सकते हैं। कल भी बहुत महत्वपूर्ण दिन था जिसमें बैंकिंग को लेकर एक बड़ा बिल लाया गया था, उस पर मंजूरी भी मिल गई है। उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, संशोधन किया गया है और जो अकाउंट खोलने के बाद जिसमें कुछ लिमिटेड नॉमिनीज रखे जाते थे उसका दायरा बढ़ाकर अब 4 नॉमिनीज कर दिया है। ये बड़ा बिल माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज जो बिल आने वाले हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अवैध रूप से घुसपैठ भारत देश के अंदर जो घुस रहे हैं या अवैध प्रवासी रह रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए अब सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और इस बिल के आने के बाद जब इस पर राज्यसभा में भी चर्चा होगी उसके बाद राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लगेगी और राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लगने के बाद ये कानून पूरे देश के अंदर जो है वो बनेगा और ये नया कानून होगा जिसके तहत भारत में आने वाले लोगों की जो आधिकारिक जो वहां पर उनकी डॉक्यूमेंट्स है उनको देखा जाएगा, उनको जांचा पड़ताला जाएगा और उसी प्रक्रिया के साथ बाहरी व्यक्ति, बाहरी जो लोग हैं वो हमारे देश में आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि ये विधेयक भारत में एंट्री और बाहर जाने के लिए जो पासपोर्ट, वीजा, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन और विदेशियों के नियमन से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर आज बिल जो है वो गृह मंत्री पेश कर सकते हैं। कल बड़ा कानून जो है वो बैंकिंग के हवाले से बनाया गया था, जहां पर अब 4 नॉमिनीज होंगे। पहले 1 या 2 होते थे लेकिन अब इसे बढ़ा दिया है, 4 होंगे और इन सभी पर तमाम चर्चाएं जो है वो संसद में देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह आज इस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल को पेश कर सकते हैं और करेंगे और इसी को लेकर आज सभी चर्चा जो है संसद में रहने वाली है। इसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त उज्जवल जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से। उज्जवल, क्या खबर है, क्या जानकारी है, आज का दिन किस तरह का रहेगा संसद में, क्योंकि अब बिल आने वाले हैं, ऐसे में नजरें बनी रहेंगी, लेकिन विपक्ष का क्या रवैया रहेगा बजट सत्र में? उज्जवल, शुरू हुआ था जो कि 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। अब आप ये कह सकते हैं लगभग बजट सत्र का भाग 2 अपने अंतिम चरण पर है। 27 मार्च आज हो चुकी है। देखिए, आपसे विपक्ष की बात करी तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में लगातार संसद के अंदर और बाहर घमासान देखने को मिल रहा है। अपने अपने प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई कहीं ना कहीं बाधित जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपने देखिए विपक्ष के अगर रवैये की बात करिए तो कल ही अगर आप देखेंगे तो जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, नेता विपक्ष, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो अपनी नाराजगी जाहिर की है। जब वो संसद से बाहर निकल रहे थे उन्होंने मीडिया से बातचीत की
उन्होंने बताया कि किस तरीके से संसद के अंदर विपक्ष के जो सांसद हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया किस तरीके से जो सूत्रों का ऐसे खबर है कि 70 जो विपक्ष सांसद हैं वो जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने उनसे मुलाकात की और जो अपनी नाराजगी है वो जाहिर की। तो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि जो संसद है वो अलोकतांत्रिक तरीके से जो है वो चलाई जा रही है। तो देखिए आज भी जब संसद की अभी कार्रवाई देखिए 11 बज चुके वो शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं संसद के अंदर हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए आज 12वां दिन है, अगर आप देखेंगे तो कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो आज कहीं ना कहीं संसद के अंदर जो है वो चर्चा में लाए जा सकते हैं। देखिए आज जो लोकसभा की शुरुआत होनी है वो प्रश्नकाल से होनी है और इसमें देखिए बैंकिंग संशोधन विधेयक 2024 पर भी जो राज्यसभा में संदेश हुआ है उसको जो है वो सुनाया जाएगा। इसमें देखिए जैसे कि अभी जो है कहीं ना कहीं हमारे जो 4 नॉमिनी जो है वो जोड़े जाएंगे। रूपाली जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले जो है वो दर्शकों को जानकारी दे रही थी कि नॉमिनी की संख्या जो बढ़ाकर है वो 4 कर दी है। तो इसके अलावा भी देखिए कई पाँच छह मोटी बातें हैं इस विधेयक में, लेकिन उसके अलावा आज सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है होने वाली है संसद के अंदर वो ये है देखिए इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ जो बिल है इमिग्रेशन फॉरनर बिल 2025, इसको जो है कहीं ना कहीं रखा जाएगा। जो है गृह मंत्री अमित शाह आज संसद के अंदर इसको रखेंगे। यहाँ पर इस बिल को लेकर अगर बात की जाए तो फॉरेनर्स के हवाले से अगर बात की जाए टूरिज्म तक इज ओके, बट उसके अलावा जो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं उस पर जो है ये बड़ी लगाम लग सकती है और ये कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि बांग्लादेशी जो है यहाँ पर रह रहे हैं अवैध तरीके से, तो ये बिल कहीं ना कहीं उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल रूपाली देखिए ये सबसे पहले समझने वाली बात है, ये जो आरोप है वही विपक्ष के लोग लगाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि जो भारत की सीमाओं में जो विदेशी घुसपैठी कर रहे हैं, विदेशी कहीं ना कहीं जो आ रहे हैं अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसी संसद के अंदर जब बिल के ऊपर चर्चा होती है क्योंकि इससे पहले भी नित्यानंद राय जो है वो बिल जो है वो पेश कर चुके गृह राज्य मंत्री हैं, उसके बाद आज जो है अमित शाह ने हालांकि बिल पेश करना है। तो उस दौरान भी जो है वो कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इसका विरोध किया था, उसके साथ साथ टीएमसी और डीएमके के भी जो सांसद है उन्होंने इसका विरोध किया था। और ये वही लोग हैं जो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत की सीमाओं में अवैध तरीके से जो है घुसपैठे लोग। लेकिन उज्जवल इस बात की तो ये विडंबना है ना कि विपक्ष इन मामलों में आरोप जो है इस मामले में विरोध क्यों कर रही है? क्या कहीं लूप होल नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे बिल को लेकर, या इसमें कोई और संशोधन करने की मांग विपक्ष कर सकता है जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है? बिल्कुल देखिए मैं वही जानकारी दे रहा हूँ शीतल की, जिस तरीके से यही विपक्ष के सांसद है, विपक्ष के नेता हैं जो सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं सरकार देखिए कड़ा कानून लेके आ रही है तो उस बात का भी जो है ये विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो तरफा जो है बातें विपक्ष के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, देखो सरकार की तरफ से बिल लाया जा रहा है तो उसका संसद के अंदर विरोध कर रहे हैं और देखिए कड़े कानून इसमें जो है वो कहीं ना कहीं लाए जा रहे हैं। अगर कोई देखिए भारत में आने वाला विदेशी नागरिक जो है वो यहाँ पर आता है, देश का जो नागरिक है उसको लेकर आता है किसी विदेशी को और उसे गैर कानूनी तरीके से देश में रखता है या उसे ठहराता है, बताता है, तो उसके ऊपर 3 साल की सजा है और 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। यानी अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति किसी अवैध तरीके से किसी विदेशी को लेकर आता है तो उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है उज्जवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी। बहुत महत्वपूर्ण है कि इन बिलों को पेश किया जाएगा, लेकिन क्या इन बिलों में कोई कमियां हैं जिस वजह से विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है? आगे बढ़ेंगे, अब बात दिल्ली की होगी, दिल्ली की विधानसभा की होगी, जहां पर दिल्ली विधानसभा सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगे। विपक्ष द्वारा लगाए गए लॉ एंड ऑर्डर के सवाल हटाए गए हैं और इसमें नेता विपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी है और इसी मामले को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है और इसलिए चर्चा नहीं चाहती। यही वजह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सवाल थे दिल्ली को लेकर, उन्हें फिलहाल हटाया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, विपक्ष द्वारा आरोप जो है साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, इसीलिए चर्चा नहीं चाहती है। क्योंकि बार बार आतिशी के द्वारा ये कहा गया, विपक्ष के द्वारा ये कहा गया कि जो विपक्ष के चेहरे हैं, नेता हैं, उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए, उन्हें भी उतना समय दिया जाए जितना सभी को दिया जाता है। तो इसी को लेकर ये मामला जो है बढ़ा और उसके बाद एक और चिट्ठी जो है वो दिल्ली विधानसभा सत्र से जुड़ी, जहां पर विपक्ष द्वारा ये लॉ एंड ऑर्डर
पर सवाल उठाए गए, डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाए गए और ये सवाल उठाए गए कि चर्चा जो है उससे भागती है, विपक्ष के साथ बात नहीं करना चाहती सरकार, कहीं ना कहीं डर है या क्या है, उसको लेकर ये बड़ी चिट्ठी जो है आज लिखी गई। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाए हैं कि दिल्ली के अंदर कोई बड़ी अनहोनी होती है, कोई बड़ी घटना होती है, गोलीबारी होती है या कहीं पर दुष्कर्म जैसे मामले होते हैं, तो क्या उस पर भी विधानसभा के अंदर या सदन के अंदर सरकार इस पर बात नहीं करना चाहेगी? ये बड़े सवाल विपक्ष के हैं, न सिर्फ दिल्ली विधानसभा के अंदर बल्कि लोकसभा के अंदर भी कई बार विपक्ष के इस तरह के आरोप नजर आते हैं। संदीप गोयल इस पर हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। संदीप, दिल्ली विधानसभा में भी विपक्ष जो है वो अपनी सक्रियता को, अपनी प्रेजेंस को, अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना चाहता है दिल्ली विधानसभा के अंदर, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर जैसा मुद्दा था दिल्ली में, जो चुनाव से पहले जोरों शोरों से उठाया गया था, उससे जुड़ा सवाल हटाया गया। क्या पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में कई ऐसे मामले सामने आए जिनकी वीडियो तक सोशल मीडिया पर सामने आई। कैसे कुछ युवक जो है लाठी डंडों के साथ हमला कर देते हैं, उसके बाद ऐसी कई तस्वीरें सामने निकल कर आई, जिसके बाद से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर विपक्ष सवाल उठा रहा था। आम आदमी पार्टी को लेकर जो विधानसभा का सत्र जो चल रहा है उसमें आतिशी की ओर से सवाल पूछे जाने थे कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए डबल इंजन की सरकार, यानी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, तो ऐसे में इन चीजों को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्या कुछ ऐसे फैसले लेंगे ताकि इन चीजों पर रोक लग सके। लेकिन ऐसे में अब सरकार की ओर से या कहें कि विधानसभा स्पीकर की ओर से उन पर्सन काल को ही समाप्त कर दिया गया है, उन पर्सनों को उस चीज वहां से हटाने का काम किया है। तो ऐसे में अब विपक्ष की ओर से जो सवाल पूछे सरकार से जाने थे, उन पर्सन को ही उस पैनल से हटाने का काम किया गया है, जिसको लेकर अब आतिशी ने ये साफ तौर पर सरकार पर हमला बोला है कि सरकार पर्सन से बचना चाहती है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई जवाब नहीं देना चाहती। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिल्ली में किसी बहन बेटी के साथ कोई गलत काम होता है या फिर किसी पर हमला होता है, मर्डर होता है, तो विपक्ष उस पर सवाल भी नहीं पूछ सकता। यानी कि सरकार अब अपने आप को बचाना चाहती है, डरी हुई है और इन्हीं चीजों को लेकर संदीप, सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब भी अगर इस तरीके की कोई अनहोनी होती है या कोई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठता है तो सरकार को जवाब जनता को भी देना पड़ता है। यहाँ सिर्फ विपक्ष की बात नहीं आ रही। विपक्ष ने जिस तरीके से कहा कि सरकार ने साफ तौर पर कानून व्यवस्था से संबंधित सवाल को हटा दिया, इसके बाद सरकार का और घेराव होगा और कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल सीधा सा सवाल था विपक्ष का कि आखिर कैसे आप इन चीजों को सुधारेंगे। अगर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है और इस तरह के जो हमले और जो वारदातें सामने आ रही हैं, उसको कैसे डबल इंजन की सरकार रोकने का काम करेगी। लेकिन विपक्ष के सवालों से बचने के कहें या फिर उन पर्सन को ही हटाने का वहां पर काम किया गया है, तो ऐसे में सरकार और भी ज्यादा जो है कटघरे में खड़े हो सकती है। और यदि विपक्ष के सवालों से बचती हुई सरकार नजर आएगी, यानी कि फिर जनता कैसे उन सवालों को सरकार से पूछेगी, लेकिन संदीप चीजों का निपटारा किया जाएगा। संदीप, टेक्निकली जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय भी दिल्ली के अंदर इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे सामने आते थे, लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार गृह मंत्रालय को इसका जिम्मा सौंपती थी, यानी जिम्मेदार ठहराती थी कि भाई ये तो गृह मंत्रालय के पास है, गृह मंत्रालय इस पर लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों सख्ती नहीं कर रहा। अब ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल है कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे पर चर्चा चाहती है? ये तो गृह मंत्रालय के पास है, ये तो होम मिनिस्ट्री के पास है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। बिल्कुल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और आतिशी ने ये सवाल उठाए हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और देखिए समझने वाली बात है कि उन्होंने जो बात कही है उसमें सीधे तौर पर यही कही है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय के हाथ में जो दिल्ली है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में यदि मौजूदा सरकार बीजेपी की दिल्ली में है और केंद्र में बीजेपी की, तो फिर आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, क्यों आखिर सरकार इनको संभालने में विफल हो रही है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो जब आम आदमी पार्टी ये कहती हुई नजर आई थी कि जो दिल्ली की पुलिस है वो हमारे अंडर नहीं आती है, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार होने के नाते इन सवालों को जो है आम आदमी पार्टी उठा रही है कि आखिर अब कहां कमी है और किसकी जिम्मेदारी है और उसको कैसे दूर किया जाएगा। इन पर्सनों को जब विधानसभा में उठाने का सवाल आता है तो फिर उन पर्सन काल को ही वहां से हटा दिया जाता है। अब क्या विपक्ष का रवैया रहेगा आगे, क्योंकि विपक्ष तुला हुआ है, अड़ा हुआ है। हालांकि पहले मुद्दा कुछ और था, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा था, उसको लेकर बजट में सारी चीजें साफ हो गई है। विपक्ष भी चाहता है कि कोई ना कोई मुद्दा उनके पास रहे जिससे उनकी सक्रियता बढ़ी रहे।
तो अगला मूव क्या हो सकता है विपक्ष की तरफ से? देखिए बिल्कुल फिलहाल तो अभी सुरक्षा को लेकर है और इसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है और उस पर सवाल जो है विपक्ष पूछ रहा है सरकार से। लेकिन अलग अलग चीजें जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि महिलाओं का मसला उन्होंने उठाया, यमुना को लेकर मुद्दा उन्होंने उठाया, सफाई का मुद्दा उन्होंने उठाया था। लेकिन अब फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और ये मानकर चला जा सकता है शीतल के इस मुद्दे को जरूर आम आदमी पार्टी जो है पूरे सत्र में उठाने का काम करेगी और सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल दिल्ली विधानसभा में भी कश्मकश देखने को मिल रही है। विपक्ष का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर सवाल उठना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं चाहती। अब देखना होगा जो ये बड़ा मुद्दा है, हालांकि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, वो इस पर क्या कदम उठाता है। आगे बढ़ेंगे, बात झारखंड की होगी, जहां पर आज बीजेपी के नेता की हत्या के बाद झारखंड बंद कर दिया गया है। ये बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में झारखंड बंद हुआ है और अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची में चक्का जाम कर दिया है। हिरासत में कई बीजेपी के नेता लिए गए हैं। पूरी जानकारी आपको बता दे रहे हैं। 26 मार्च को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर ये हत्या कर दी कल के दिन, और उस हत्या के विरोध में फिलहाल इस वक्त राजधानी रांची में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है और इसमें कुछ लोगों को, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। बिल्कुल आपको बता दें, इस चक्का जाम यानी कि जो झारखंड बंद है, इसके दौरान बीजेपी कार्यकर्ता हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है और यहां पर 26 मार्च को रांची के कांके चौक के पास बाइक सवार बदमाशों ने अनिल टाइगर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें, गोलियां बरसाने के बाद मौके से वे फरार हो गए और अब सरकार का घेराव करती हुई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त माहौल थोड़ा सा वहां पर संवेदनशील बना हुआ है और यहां पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की वहां पर हत्या हुई है। उसके बाद ही ये झारखंड में बवाल देखने को मिल रहा है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और जेएमएम के साथ में कांग्रेस भी वहां पर इस सरकार की सहयोगी है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात और इस्तीफे की मांग की जा रही है। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खुलेआम जैसे वहां पर बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी, जिसमें बीजेपी ने कड़ा विरोध जताते हुए इस पर एक्शन लेने की मांग की है। मनीष झा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मनीष, पूरा मामला क्या है, क्या ये कैसे हत्या हुई है, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि ये जैसे मामला आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी इस वक्त आक्रोश और गुस्सा नजर आ रहा है। सरकार कैसे डील कर रही है? बिल्कुल शीतल, लगातार जिस तरह हम दर्शकों को दिखाते रहे हैं कि झारखंड में जो विधि व्यवस्था है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार हमलावर रहे हैं। कल भी जो हजारीबाग में एक घटना हुई थी, अर्थात परसों की घटना थी, जिसमें मंगला जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई थी और इसके पहले भी हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह गिरिडीह में परेशानी हुई थी। दो समुदाय आमने सामने थे, वाहनों को जला दिया गया था। तो कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। पूरे रांची के जो सड़क है उस पर वो लोग मौजूद हैं। उन लोगों का आरोप है कि जो हेमंत सरकार है वो विफल रही है प्रशासन के क्षेत्र में, क्योंकि वो शासन सही से नहीं कर पा रही है, प्रशासनिक पकड़ उनकी कमजोर है। आरोप तो यहाँ तक लगा रहे हैं कि ये जमीन दलाली और बालू बेचने में लगी हुई है, अर्थात जितने भी खनिज संपदा है उसको लूटने में, उसको बेचने में हेमंत सरकार की जो सहयोगी हैं वो सभी व्यस्त हैं। इसलिए ध्यान, अनिल महतो टाइगर हैं, ये लगातार एक्टिव रहे थे, वहां महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से रांची में, ग्रामीण की ओर से। तो इनकी जो हत्या हुआ है इसको लेकर लगातार आक्रोशित हैं। जब इन्हें रिम्स ले जाया यहाँ गया पर तो जब से उबाल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, हेमंत सोरेन सरकार का घेराव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। क्या लग रहा है सिचुएशन कितनी टेंस होगी इसके बाद, क्योंकि वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है? रूपाली, जिस तरह के डीजीपी ने कहा है कि मैं
बहुत जल्द ही जो अपराधी है उसको पकड़ लूंगा, आरोपी को सलाखे के पीछे में डालूंगा। उन्होंने सभी से अपील किया है कि सभी शांति बना के रखें। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो आक्रोश है लोगों में, लोग जो आक्रोशित है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आक्रोशित नहीं है। प्रश्न अब सभी उठा रहे हैं कि लगातार जिस तरह झारखंड के अलग अलग भागों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो अपराधी है वो बेखौफ घूम रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इससे क्या होने वाला है और कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये सवाल अब बुद्धिजीवी वर्ग भी पूछने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग सुर मिलाकर बात करने लगे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह अभी पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उन्होंने अनेक लोगों को अपने कब्जे में लिए हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मुख्यमंत्री इस पर क्या बयान देते हैं और किस ओर कानून व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा है झारखंड में, और चुनाव से पहले इसको जोरों शोरों से उठाया गया था कि पिछले 5 साल में जब हेमंत सोरेन की सरकार इससे पहले भी थी, उस समय भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई और चरमराई हुई थी। अब जब दूसरी बार फिर से सरकार बनी है, फिर दोबारा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हुए हैं, क्या कानून व्यवस्था पर कोई कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या इस तरफ प्रयास नहीं किया जा रहा है? शीतल, अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि जब पहले टर्म था उस समय विधायकों की संख्या कम थी, जोड़ तोड़ की हमेशा जो है संभावनाएं बनी रहती थी, जिसके चलते सरकार वहां परेशान थी। परंतु अभी स्थिर सरकार है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों मिलकर मुख्य रूप से यहाँ चला रहे हैं, राजद की भी साथ है। अभी जब सरकार स्थिर है तो एक और जहाँ विधायक सभी मैत्रीय मैच, क्रिकेट मैच खेल रहे थे, वहां दूसरी ओर इस तरह की हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में सरकार है। क्या सरकार अपने जनता को ध्यान में नहीं रखेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाएगा? यही प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को से बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई है, जिसके बाद लगातार झारखंड में बवाल देखने को मिल रहा है और सिर्फ घेराव है तो हेमंत सोरेन सरकार का। आगे बढ़ेंगे जहां पर संभल को लेकर बात होगी। आपको बता दें, संभल में जामा मस्जिद सदर की जमानत पर सुनवाई आज होने वाली है, जिसको लेकर संभल हिंसा मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद 2 दिन न्यायिक हिरासत पे रखा और उसी को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। कुल मिलाकर मामले में 3750 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये संभल से जुड़ा मामला जामा मस्जिद का विवाद जो निकल कर आया था, उसी जामा मस्जिद सदर की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। ये सुनवाई किस आधार पर होगी? इस सुनवाई में अपने अपने पक्षों की तरफ से क्या तर्क रखे जाएंगे और क्या आधार, क्या तथ्य रखे जाएंगे और किन तथ्यों पर कैसे बातचीत होगी, ये देखना होगा। आज जब सुनवाई होगी उसके बाद फैसला क्या लिया जाएगा। लेकिन मुसीबतें लगातार कुछ लोगों पर बढ़ती जा रही हैं। वो तारीख आपको याद होगी जब संभल में मस्जिद पर मंदिर होने का दावा किया गया था, उसके बाद हिंसा बढ़ गई थी जिसमें कुछ लोगों की मौतें हुई थी, कई पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए थे और उसके बाद संभल में हर एक दिन कोई ना कोई गतिविधि वहां से निकलकर सामने आने लगी। कभी नया मंदिर मिला, कभी खुदाई हुई, कभी बावड़ी मिली, कभी जो ऐतिहासिक धरोहर संभल में थी उसको लेकर बातचीत हुई, उसको खदेड़ने का काम किया गया और अब जाकर फिलहाल ये सुनवाई पे पहुंच चुका है। जो वहां के सदर हैं, मस्जिद के सदर हैं, उन पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर जामा मस्जिद को लेकर अगर बात की जाए, संभल हिंसा किस तरीके से भड़की थी ये हम सभी जानते हैं और इसी को लेकर आज जामा मस्जिद के सदर की सुनवाई जो है वो होने वाली है। चलिए, विजेंद्र सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आज ये सुनवाई होनी है, कितनी अहम है और इस पूरे केस का जो अभी पहलू है वो किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? देखिए शीतल, जिस तरह से पूरी तरह से हाईलाइट है और संभल को लगातार सुर्खियों में देखा जा रहा है। संभल रेड जोन में है। शीतल, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। तो जिस तरह से संभल पूरी तरह से रेड जोन में रखा गया और संभल की अगर कार्रवाई की बात करें, जिस तरह से पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ, दूसरा 24 नवंबर को सर्वे होता है। सर्वे के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई उसकी तस्वीरें जो है पूरे देश और दुनिया ने देखी, जिसमें 4 लोगों की जान गई तो 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। तो आप देख सकते हैं उसी हिंसा में मैं आपको बता दूं सबसे जो बड़ा मुख्य नाम है वो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को हिंसा भड़काने में है और नवाब इकबाल के बेटे हैं विधायक सोहेल, उनका नाम है
तो उन्हीं में साथ साथ हिंसा भड़काने में जो जफर अली है, शाही जामा मस्जिद के सदर हैं, एडवोकेट हैं, उनका नाम है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 दिन हो चुके हैं गिरफ्तारी के बाद। यहाँ पर संभल का पूरा जो माहौल है वो गरमाया हुआ है, तो आपको बता दूं, क्योंकि वो एडवोकेट हैं और जो अधिवक्ता हैं वो एकत्र होकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, तमाम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी गलत है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने चलते चलते मीडिया को बताया था कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है। ये बयान जफर अली का था, उसको चलते अधिवक्ता लगातार प्रयासरत है और 2 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया था। अब मैं आपको बता दूं, आज जिला न्यायालय में उनकी सुनवाई होनी है। हालांकि आपको बता दूं, जानकारी की माने तो जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि जो धाराएं जफर अली पर लगी हैं वो धाराएं बहुत गंभीर धाराएं हैं, तो ऐसा लगता नहीं जिला न्यायालय से उनको जमानत मिलेगी। विजेंद्र, सवाल यहाँ पर यही है, जिस तरीके से जिया रहमान बर्ग की मुश्किलें बढ़ी ही थी, हालांकि ये कहा गया था कि जमानत जो है वो दे दी जाए, गिरफ्तारी को लेकर वो न्यायालय गए, तो इसके बाद अगर सदर की बात की जाए जो कि जामा मस्जिद की है, उनकी भी जाहिर सी बात है एक नहीं कई मामले निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि मुश्किलें तो बढ़ेंगी, क्योंकि हिंसा जिस तरीके से भड़की है वो छोटी नहीं थी और लोग काफी मारे गए थे। देखिए रूपाली, आपने सांसद जिया रहमान बर्ग का जिक्र करा, तो मैं आपको बता दूं वो न्यायालय जरूर गए, तमाम वो हाथ पैर पीट रहे हैं, लेकिन लगता नहीं प्रशासन की तरफ से सांसद को कोई राहत मिलने वाली है। उसी तरह जब उस चीज में हिंसा भड़काने में उनका नाम है और हिंसा भड़काने में ही जफर अली का नाम है, क्योंकि सांसद के खिलाफ नोटिस दिया गया, उनके घर पर एसआईटी पहुंची थी परसों और वो घर पर नहीं मिले तो उनको दिल्ली में नोटिस थमा दिया गया है, दिल्ली में पुलिस पहुंची। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि पुलिस पीछे हटने वाली दिख नहीं रही कि पुलिस किसी तरह से प्रशासन संभल का पीछे हटेगा। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में 2 टूक कह चुके हैं कि पत्थर मारने वाले, हिंसा भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। तो ऐसे में नहीं लगता कोई राहत मिलने वाली है, लेकिन न्यायालय का मामला है, देखने वाली बात होगी जिला न्यायालय से क्या जफर अली की जमानत हो पाती है या नहीं। मुस्लिम पक्ष क्या फैक्ट सामने रख रही है, क्या आधार रख रही है और क्या है मुस्लिम पक्ष का कहना क्या है? देखिए, जो कमेटी है, शाही जामा मस्जिद कमेटी है और जो अधिवक्ता हैं उनके फेवर में जो उतरे हैं, अधिवक्ता दावा कर रहे हैं कि गलत फंसाया गया और उनकी जमानत यहां से होगी, उनका दावा किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम जो कमेटी है, शाही जामा मस्जिद की कमेटी है, उनका यही कहना है कि इनको गलत तरह से फंसाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रशासन की पोल खोली है। ये कहा है कि प्रशासन ने 4 लोगों की हत्या की थी, प्रशासन की गोली से लोग मारे गए, ऐसा आरोप है। ऐसा आरोप जफर अली का भी है, लेकिन आरोपों से बात नहीं बनती शीतल। अब ये कानून का मामला है, कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, तो ऐसे वही निर्णय करेगा कि क्या सही और क्या गलत है। आखिर जमानत पर बहुत बड़ा अहम आज मुद्दा है कि जमानत हो पाती है या नहीं, आने वाला समय निश्चित करेगा। लेकिन सरकार कितनी गंभीरता से इस पूरे केस को ले रही है, क्योंकि इसका सिर्फ वर्तमान पहलू नहीं देखना है, भविष्य में इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े और भविष्य में किसी निर्णायक मोड पर यह पूरा केस पहुंचे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसको लेकर भी सरकार प्रयासरत नजर आ रही हो। देखिए शीतल, बिल्कुल कह नहीं सकते, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से जो मुखिया हैं सूबे के, योगी आदित्यनाथ, वो कई बार इस चीज का जिक्र कर चुके हैं और उन्होंने, आपने देखा होली के बयान पर सीओ का बयान आया था कि जिन लोगों को रंगों से दिक्कत है वो घर में रहें, सौहार्द ना बिगाड़ें। इस बयान को लेकर तमाम राजनीति हुई, सियासतदारों ने कितनी बड़ी सियासत की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, राजनीति भले हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की जो सरकारी मशीनरी है वो पूरी तरह से धरातल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई कर रही है और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से इसमें ऐसी कार्रवाई करेगा कि लोग सबक लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजेंद्र, ये जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विजेंद्र ने दी इस पूरे मामले को लेकर। मामले में फिलहाल आज सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद क्या फैसला लिया जा सकता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आगे बढ़ेंगे अब बात प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित हुआ है। ये बड़ी अपडेट, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो बारामूला कटरा रेल को भी हरी झंडी उसी दिन दिखाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, कटरा में रैली को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और साथ ही 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का ये दौरा प्रस्तावित किया गया है, जहां पर कटरा से घाटी तक चलने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हरी झंडी दिखाएंगे, जिसका लंबा इंतजार लोगों को भी था
क्योंकि कश्मीर हर कोई जाना चाहता है, लेकिन ट्रेन जो है वो हर किसी का सपना था कि आखिरकार कश्मीर ट्रेन कब पहुंचेगी। और अब आपको बता दें कि कटरा से कश्मीर घाटी के लिए चलने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इस ऐतिहासिक कदम की अगर बात की जाए तो कश्मीर तक रेल संपर्क का 70 साल पुराना सपना जो है सरकार का भी और लोगों का भी साकार होता हुआ नजर आएगा। ये ट्रेन रियासी जिले के कटरा कस्बे से शुरू होकर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए श्रीनगर पहुंचेगी और फिर उत्तरी कश्मीर के बारामूला तक जाएगी। इस अहम कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। चलिए जानकारी लेते हैं। सोहन कोहली कटरा से इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सोहन, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा 19 अप्रैल को प्रस्तावित हुआ है। इस दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और क्या इस दौरे में क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में यहां पर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का 19 अप्रैल को जो है कटरा में एक दौरा, जम्मू कश्मीर में दौरा होगा। उसके साथ साथ ही कटरा में एक रैली संबोधित करेंगे और संबोधित करते करते जम्मू कश्मीर के लोगों का जो सपना था, 17 सालों का सपना था, वो पूरा होने जा रहा है। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े हाई ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जो है वो गुजरती हुई नजर आ रही है। मगर मैं आपको बता दूं कि 70 साल का जो सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 19 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटरा पहुंचेंगे, वहां पे रैली संबोधित करेंगे। उसके बाद जो हरी झंडी वहां से दिखाएंगे। क्योंकि श्रद्धालु जो है, श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जो श्रद्धालु कटरा मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आता है वो कश्मीर मतलब लगभग 70% लोग हैं कश्मीर जाते थे। मगर पहले जो जाते थे वहां पे उनको रास्ते में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मगर अब जो कटरा से ही ट्रेन जो पहली जो हरी झंडी नरेंद्र मोदी यहाँ से दिखाएंगे, 19 अप्रैल को हरी झंडी ट्रेन को दिखा के वंदे भारत ट्रेन है जो सीधा कश्मीर। यहाँ पर अगर बात की जाए दुनिया के सबसे बड़े पुल पर ये ट्रेन चलेगी। उसके बाद यहाँ पर हर किसी का सपना था कि आखिरकार जम्मू से कश्मीर ट्रेन कब जाएगी। ये सपना भी मोदी सरकार ने पूरा किया है। क्या लगता है वहां के लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं? क्योंकि हरी झंडी जो है वो कुछ ही दिनों बाद दिखाई जाएगी, तो लोग जाहिर सी बात है भारी मात्रा में ट्रैवल करेंगे कश्मीर के लिए वहां से। जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं की बात करो तो श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा खुशी है। क्योंकि जो ट्रेन वहां पे पहुंच रही है कश्मीर में, इसमें काफी ज्यादा लोगों में उत्साह है। क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज से होते हुए ट्रेन जो जाएगी, श्रद्धालु जो पूरा नजारा लेते हुए कश्मीर पहुंचेंगे। और इसमें जो श्रद्धालुओं में उसमें भी ज्यादा से ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उस दौरान में और क्या खास सौगातें जम्मू कश्मीर वासियों को दी जा सकती हैं? और बड़े जो नेता हैं क्या वो भी शामिल होंगे? कौन कौन लोग होंगे जो प्रधानमंत्री बड़े नेता इसमें शामिल होंगे? जो जहाँ के उप राज्यपाल है वो भी उसमें शामिल होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और रेल मंत्री जो है वो भी इसमें शामिल होंगे, इस रैली में संबोधित करेंगे। कटरा में ये रैली संबोधित होगी, उसके बाद जो हरी झंडी ट्रेन को दिखाई जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ कार्यक्रम को लेकर अगर बात की जाए तो सुरक्षा के हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं? सुरक्षा के हवाले से बात करूं तो मैं सुरक्षा के काफी ज्यादा इंतजाम है। तो एजेंसी है वो कई दिन पहले ही वहां पे सुरक्षा के लिए अपनी भी जांच शुरू कर चुके हैं। और तो बिल्कुल सबकी नजर रहने वाली है। सोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो सपना जो हर किसी ने देखा, जम्मू यानी कटरा से कश्मीर की ओर ट्रेन जाएगी और हरी झंडी जल्द दिखाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि श्रीलंकाई नौसेना ने 11 तमिलनाडु मछुआरों को पकड़ा है और पूछताछ के लिए उन्हें कंगेस थुराई नौसैनिक शिविर ले गए हैं। और आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में मछली ये मछुआरे पकड़ रहे थे और इन्हें श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़ लिया गया है। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने पकड़ा है। 11 ये लोग शामिल हैं जो वहां पर मछलियां पकड़ रहे थे। फिलहाल इन्हें पूछताछ के लिए कंगेस थुराई नौसैनिक शिविर में ले गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और फिलहाल उन्हीं की गिरफ्त में है। पूरी जानकारी बताएंगे। श्रीलंकाई नौसेना ने 11 तमिलनाडु मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के लिए उन्हें कंगेस थुराई नौसैनिक शिविर ले गया था और ये जानकारी अधिकारियों ने साझा की है, उन्होंने पुष्टि की है। और इसमें रामेश्वरम मछुआरा संघ के मुताबिक तमिलनाडु के 11 मछुआरे एक नाव में बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ रहे थे, तभी उन्हें श्रीलंकाई नौसैनिक जो है वहां पर मौजूद थे
उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और फिलहाल पूछताछ वहां पर उनके साथ चल रही है। तो बिल्कुल तमिलनाडु के आप देखिए 11 मछुआरे जो है वो पकड़े गए। अब यहाँ पर जिस तरीके से श्रीलंकाई नौसेना ने इन्हें पकड़ा है उसके बाद ले जाया गया है साथ, जहां पर उनसे पूछताछ जो है वो करेंगे। मछुआरों को पकड़ा गया है और श्रीलंकाई नौसेना ने इन्हें पकड़ा है, जहां कंगेस थुराई जो जगह नौसैनिक शिविर है वहां उन्हें ले जाया गया है। और ये सभी आपको बता दें कि मछली पकड़ने के लिए आए थे और इससे पहले भी कई ऐसे मछुआरे हैं जिनको भारत वापस भेजा गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ 11 तमिलनाडु मछुआरों को पकड़ लिया गया है। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे जहां पर जम्मू के हवाले से ही बात की जाएगी और आपको बता दें जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें रामबन टनल में बड़ा हादसा पेश आया है। नवयुग टनल में यह हादसा पेश आया है। श्रीनगर जा रही बस सुरंग की दीवार से टकराकर पलट गई है और हादसे में 12 यात्री घायल हो गए हैं। बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ा हादसा, घायलों को काजीगुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कल रात हादसा पेश हुआ है जम्मू के रामबन में नवयुग टनल में, जब यात्री जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और वो हादसे का शिकार हो गए। ये माना जा रहा है कि रफ्तार ज़्यादा थी और टनल के अंदर थे, 2 बसें साथ में चल रही थी, पैरेलल में थी और उसके बाद नियंत्रण खो बैठी, जिसके बाद बचाते बचाते दीवार के साथ टकरा गई। 12 यात्री इसमें घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बिल्कुल यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी इस हादसे के सामने आई है। 12 लोग जो है वो टोटल घायल हुए और जिस तरीके से दीवार पे ये बस बजी है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट जो है इस वक्त पेश आया है, जहां पर तुरंत उन्हें रेस्क्यू किया गया। काफ़ी देर तक वहां पर जाम की स्थिति बनी रही क्योंकि टनल जो है वो दोनों साइड से बंद हो गया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामबन से जुड़ चुके हैं। बताइएगा आरिफ, किस तरीके से यह हादसा पेश आया, अभी क्या सिचुएशन है पेशेंट्स की जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था? किसी की बस जो जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रही थी, बानियाल के मकाम पे जो काजीगुंड नावयुगा टनल है, टूवर्ड्स जो काजीगुंड का साइड है, जहां पुलिस स्टेशन, चूंकि ये टनल जो है इट इज इन बिटवीन बानियाल एंड काजीगुंड, लेकिन जब ये हादसा पेश आया तो बानियाल से भी, बानियाल पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं या काजीगुंड साइड से भी जो है रेस्क्यू में उन्होंने हिस्सा लिया और इस एसआरटीसी बस में जो कि हादसे का शिकार थी स्पीड की वजह से, क्योंकि इस टनल में पहले ही लिखा गया है कि इसमें स्पीड लिमिट का ख्याल रखा जाए, तो कहीं ना कहीं पे 15 लोग इसमें जख्मी हो गए थे। 15 में से 3 लोग जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड थे, सबको जो है जीएमसी अनंतनाग में मुंतकिल किया गया। लेकिन आखिरी इतला मिलने तक जो है सभी जो पैसेंजर्स इस एसआरटीसी गाड़ी में थे सेफ थे। तो लेकिन यहाँ पर ये प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि जब आप किसी भी टनल को पार करते हैं, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको स्पीड का थोड़ा सा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो ये गाड़ी भी जो है जम्मू से क्या कारण रहा था आरिफ इस हादसे के पीछे का? ओवर स्पीडिंग थी, ज्यादा लोग उसमें सवार थे, क्या कारण रहा? देखिए शीतल, मैं आपको बताता चलूं कि काजीगुंड नावयुगा टनल जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टनल माना जाता है जम्मू कश्मीर के हवाले से। अगर हम बात करें तो इसमें स्पेस जो है 2 गाड़ियों की है, लेकिन जब 2 गाड़ियां क्रॉस होती है तो उतनी ज्यादा वाइड स्पेस नहीं है। तो इसीलिए इस टनल के लिए जो है अंदर भी या बाहर भी जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि पीर पंजाल की विशाल पहाड़ियों के बीच में ये एक उपलब्धि मानी जाती है। इतने जो 2 टनल ट्यूब जो है बनाई गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं पे सेंसिबिलिटी का भी ड्राइवर को ख्याल रखना पड़ता है हर एतबार से। लेकिन ये गाड़ी जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम देख रहे हैं, पुलिस के साथ हमारी बात हुई तो इसमें स्पीड भी अच्छी थी, जिसकी वजह से जो है ये साइड दीवार से टकराई है। और उसके बाद रेस्क्यू में अप्रिशिएट करना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने बिल्कुल रात के अंधेरे में जो है बिल्कुल आनंद फानंद जो है उनको, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें जब लोग सीसीटीवी फुटेज वहां पर देख रहे थे उनके द्वारा ये कहा गया कि ड्राइवर को झपकी जो है वो नींद की लगी है, शायद इसी कारण ये हादसा पेश आया है। क्या इसको लेकर कंफर्म किया गया कि यही रीजन था या कोई और रीजन? बिल्कुल, आप पुलिस इसमें वो चीज वेरीफाई करेगी, क्योंकि अलग अलग लोग जो है इसमें देख रहे हैं कि कुछ लोग जनाब ये ओवर स्पीड की वजह से या ये वाला मामला भी, लेकिन पुलिस जो है इसमें जांच करके जो प्रेस नोट आ जाएगा तो उसके आधार पर जो है ये जरूर कहा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि सभी सेफ है, इंजर्ड है लेकिन रिकवर
तभी होने की जो है भरपूर उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ, ये जानकारी के लिए। फिलहाल सभी यात्री 12 इसमें घायल हैं, जिसमें 3 क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, जो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है और ये एक युवक की मधुबनी में हत्या कर दी गई है। गोली मारकर इस युवक की हत्या कर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि बेखौफ अपराधियों ने युवक के पेट में 2 गोली मारी और उसके बाद इस युवक की वहीं पर हत्या हो गई। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो घटना है वो लहरियागंज पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास की है, जहां पर मधुबनी जिले के राजनगर में आपको बता दें कि दीपक शाह नाम के युवक को बेखौफ जो है वो अपराधियों ने गोली मार दी और 2 गोली लगने के बाद युवक जमीन पर गिर पड़ा और युवक के परिजन जो है गोली चलने की आवाज सुनकर बाहर आए और उसकी हालत गंभीर थी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन युवक की अस्पताल पहुंचते पहुंचते हायर सेंटर पहुंचते हुए मौत हो गई। देखिए, मृतक युवक की पहचान हुई है लहरियागंज पॉलिटेक्निक के निकट के स्वर्गीय शंभू शाह के बेटे के रूप में की गई है। उनकी पहचान और ये 35 वर्षीय युवक बताया जा रहा है, जिसका नाम दीपक कुमार शाह के रूप में उन्हें पहचाना गया है। मृतक का शव लेकर परिजन सदर अस्पताल लौट गए और घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस मामले में आज छानबीन कर रही है। गोलीबारी की घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बड़ी बात यह है कि बिहार में एक बार फिर से इस तरह की घटनाएं कुछ ही दिन पहले रेलवे में भी देखने को मिली थी, जिसमें 3 लोगों की हत्या की गई थी। अमरजीत सिंह संवाददाता बिहार से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमरजीत, लगातार बिहार में जो हत्याओं का दौर है या जो क्राइम का ग्राफ है, जंगल राज का जो एक बिहार को एक समय इसकी संज्ञा दी जाती थी, वो उस तरह का माहौल बनाने की फिर से कोशिश की जा रही है। जी बता दूं कि लगातार जो है अपराध की ग्राफ बढ़ता जा रहा है और दूसरे दिन है जो कि हत्या हो रही है मधुबनी शहर में। एक दिन पहले एक चाकू मारकर एक व्यक्ति को हत्या कर दी गई थी, कल जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्थानीय में काफी आक्रोश देखा गया है। पुलिस कई जगहों पर छापेमारी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। परिजनों के द्वारा अपराधी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आंदोलन की जा रही है और आग जलाकर विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ अमरजीत कारण पता लग पाए हैं कि किन कारणों की वजह से ये हत्या की गई? अभी कारण नहीं पता चला है, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अभी तक अपराधी पुलिस से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन अमरजीत, कब तक ये सिलसिले बिहार के अंदर चलते रहेंगे? ये तो बढ़ रहे हैं, रोज कोई ना कोई बड़ी घटना सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना? जी, इसमें पुलिस की तत्परता और चुस्त एवं दुरुस्त होना चाहिए, जिससे अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। अमरजीत, यहाँ पर एक के बाद अगर एक इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था के बाद सरकार पर भी लोग हमला बोलेंगे, क्योंकि अपराध कम होने का नाम बिहार में नहीं ले रहा। अपराध की ग्राफ तो कम होना ही चाहिए, इसके लिए पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह तत्पर रहना पड़ेगा। ठीक है अमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी दी। लेकिन बिहार में इस वक्त जो कानून व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है और कुछ ही दिन पहले वहां पर एक रेलवे स्टेशन पर पुल पर जो है वो कहीं ना कहीं 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उस हत्यारे ने खुद को गोली मारकर अपनी भी हत्या कर दी गई थी। बिहार में ये मामले बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ बढ़ रहा है और पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।